अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं लतीफ़ रहमानी और इस वीडियो में हम देखेंगे वॉटसन्स बिजनेस करियर। ये जेबी वॉटसन का थर्ड पार्ट है। हु इज़ जेबी वॉटसन, उसकी बायोग्राफी चल रही है, उसका थर्ड पार्ट है। और जो बिहेवियरिज्म हमारा स्कूल ऑफ थॉट चल रहा है उसकी सीरीज, उसका 19 पार्ट है। यानी कि बिहेवियरिज्म पार्ट 19 का ये थर्ड पार्ट है। ठीक है जी, तो इसमें हम इसका बिजनेस करियर देखेंगे। उससे पहले हमने इसकी पर्सनल लाइफ, एकेडमिक करियर और देखा था। आज थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट है इसकी बायोग्राफी का, इसमें हम इसका बिजनेस करियर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। इससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अगर कंटेंट अच्छा ना लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन सी चीज़ इंप्रूव होने वाली है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बिजनेस करियर है। पीछे हमने अगर इसको आपने कनेक्ट करना है ना, रिलेट करना है, तो आपको पिछले दोनों पार्ट्स इसके देखने होंगे। ठीक है, उन दोनों पार्ट्स का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। तो वो पार्ट देखिएगा, इसके बाद फिर आपका एक फ्लो बन जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं जी। अनएम्प्लॉयड एंड ऑर्डर टू पे 2/3 ऑफ हिज फार्मर सैलरी इन एलिमनी एंड चाइल्ड सपोर्ट, वाटसन बिगेन अ सेकंड प्रोफेशनल करियर एज एन अप्लाइड साइकोलॉजिस्ट इन द फील्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग। अच्छा, चूंकि वो बेरोजगार था और उसकी जो सैलरी का 2/3 था वो बच्चों की परवरिश और देखभाल में खर्च करने की वजह से उसको एक सेकंड प्रोफेशनल भी अपना, यानी कि एक और जॉब स्टार्ट करना पड़ी, जो कि एज अप्लाइड साइकोलॉजिस्ट इन द फील्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग में की फील्ड में उसकी जो सेकंड जॉब थी एज अप्लाइड साइकोलॉजिस्ट। अच्छा, यहां से भी आपको पता चलेगा कि उसने बिहेवियरिज्म को कैसे अप्लाई किया है एडवर्टाइजिंग के अंदर। ठीक है, तो इसमें से भी हमने काम की चीजें निकालनी है। हम इसकी बायोग्राफी तो देख ही रहे हैं ना, लेकिन इसके अंदर हम बिहेवियरिज्म से अटैच करेंगे, एडवर्टाइजिंग से अटैच करेंगे चीजों को, और बिहेवियर कैसे चेंज किया जा सकता है वो वाली चीजें निकालेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। ही ज्वाइंड द जे वॉल्टर थॉमसन एडवर्टाइजिंग एजेंसी इन 1921 फॉर एन एनुअल सैलरी। $25,000 की एनुअल सैलरी पर इसने एक एजेंसी 1921 में ज्वाइन कर ली। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ही, जो कि इसकी एकेडमिक सैलरी का 4 टाइम्स था, 4 गुना ज्यादा थी। ठीक है, अच्छा, ही कंडक्टेड हाउस टू हाउस सर्वेज, इसने सर्वे किए, कॉफी बेची। और उसके बाद क्लर्क की जॉब इसने की डिपार्टमेंट के अंदर, डिपार्टमेंटल स्टोर, टू लर्न अबाउट द बिजनेस वर्ल्ड। अपने बिजनेस वर्ल्ड को समझने के लिए इसने क्या किया, हाउस टू हाउस सर्वे भी किए, कॉफी भी बेची और एज अ क्लर्क भी इसने जॉब की। ठीक है, एक्टिंग विद हिज कैरेक्टरिस्टिक इंजेन्युइटी एंड ड्राइव ही बिकेम अ वाइस प्रेसिडेंट विद इन 3 years। अच्छा, ये अपनी जहानत और ड्राइव की वजह से, जो कि बिहेवियरिज्म या साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग इसकी थी, से रिलेटेड इसकी थी, ये 3 साल के अंदर ही उसका प्रेसिडेंट बन गया। ही ज्वाइंड अनदर एडवर्टाइजिंग एजेंसी इन 1936, एक और एजेंसी इसने ज्वाइन कर ली, वेयर ही रिमेन्ड अंटिल हिज रिटायरमेंट इन 1945, 1945 तक ये वहां पर रहा। ठीक है, यानी कि जहानत और अपनी ड्राइव की वजह से जो इसमें थी साइकोलॉजी को लेके, बिहेवियरिज्म को लेके, तो उसकी वजह से प्रेसिडेंट बन गया था उसका। ठीक है, 3 साल में। अच्छा, वॉटसन बिलीव दैट, आगे बढ़ते हैं। वॉटसन बिलीव दैट ह्यूमन बिहेवियर इज नॉट अनलाइक दैट ऑफ मशीन्स। इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट कीजिएगा। अच्छा, उस वॉटसन का कहना था, बिलीव दैट ह्यूमन बिहेवियर इज नॉट अनलाइक दैट ऑफ मशीन्स। जो कहते हैं ह्यूमन बिहेवियर है ना, इंसानों का बिहेवियर है, वो मशीनों से मुख्तलिफ नहीं है, वो मशीनों से मुख्तलिफ नहीं है। ये वाला याद रखिएगा। मैकेनिस्टिक बिहेवियर किसने बोला था, वॉटसन ने बोला था। अब आगे वाली बात सुने। देयरफॉर, इसलिए द बिहेवियर ऑफ पीपल्स एज कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कुड बी प्रिडिक्टेड एंड कंट्रोल्ड जस्ट लाइक द बिहेवियर ऑफ अदर मशीन। जब वो ये काम कर रहा था एडवर्टाइजिंग का, उसने बोला कि मशीनों से डिफरेंट इसका बिहेवियर नहीं होता इंसान का, इसलिए हम कंज्यूमर्स को अपनी चीजें बेचने के लिए और सर्विसेज बेचने के लिए इसके बिहेवियर को प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। जैसे कहता है कि मशीनों को कंट्रोल किया जा सकता है, बिल्कुल उसी तरह से हम इंसानों के बिहेवियर को भी कंट्रोल कर सकते हैं और अपने हिसाब से उनको चला सकते हैं, अपने हिसाब से बिहेवियर प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसने बोला था जेबी वॉटसन ने। अच्छा, ये अब वो जो चूंकि एडवर्टाइजिंग के अंदर काम कर रहा है तो उसके अंदर ये चीजें प्रिडिक्ट कर रहा है, बता रहा है। अच्छा, टू कंट्रोल अ कंज्यूमर ही सैड, कंज्यूमर को कहता है कंट्रोल करने के लिए उसने क्या बोला है, इट इज ओनली नेसेसरी टू कन्फ्रंट विद हिम विद आइदर फंडामेंटल और कंडीशनल इमोशनल स्टिमुलाई। वो कहता है कि उसको कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना होगा, उसको उसके सामने उसका जो बुनियादी या फिर जो इमोशनल स्टिमुलाई है उसको टच करें, उसको ढूंढें और उसको हिट करें। ठीक है, उसका जो इमोशनल स्टिमुलाई है वो उसके सामने पेश करें, बुनियादी स्टिमुलाई पेश करें। टेल हिम समथिंग दैट, उसको वो चीज दिखाएं या वो चीज बताएं, विल टाइप। अच्छा, वो कहता है, इसको थोड़ा सा सिंपल करके समझते हैं।
वो कहता है कि अगर आपने कंज्यूमर के बिहेवियर को कंट्रोल करना है ना, तो आप क्या करेंगे, उसका सामना किसी बुनियादी और कंडीशनल इमोशनल स्टिमुलाई के साथ करवाएं। मिसाल के तौर पर वो कहता है उसको ऐसी चीज बताएं या दिखाएं जो उसके किसके साथ टाई अप विद फियर, जो खौफ, जिसके साथ खौफ रिलेट कर रहा हो, एसोसिएट करता हो, समथिंग दैट विल स्टीर अप अ माइल्ड रेज, जो उसको गुस्सा दिलाए, दैट विल कॉल आउट एन अफेक्शनेट और लव रिस्पॉन्स, या जो फिर उसको चाहत, अट्रैक्शन या फिर लव रिस्पॉन्स उसका क्रिएट करवाए, या उसमें पैदा हो। आ स्ट्राइक एट अ डीप साइकोलॉजिकल और हैबिट नीड, या फिर उसकी जो डीप साइकोलॉजिकल नीड है उसको हिट करे, या फिर उसकी हैबिट को हिट करे। ऐसा कोई उसके सामने लेके आए स्टिमुलाई जो उसके या तो उसको गुस्सा दिलाए, या उसको खौफ दिलाए, या फिर उसको रिस्पॉन्स, अट्रैक्शन, अफेक्शन उसका रेज करवाए, या फिर उसको डीप साइकोलॉजिकली उसको टच करे, या उसके हैबिट के अकॉर्डिंग उसको टच करे, या उसको हिट करे। ऐसी कोई चीज लेके, मिसाल के तौर पर मतलब कोई भी आप अगर एडवर्टाइजिंग एजेंसी देखें, उसका कोई ना कोई स्लोगन होता है। वो स्लोगन आपको इमोशनली टच कर रहा होता है, या आपको एनवायरमेंटली टच कर रहा होता है, या आपको रिलेशनशिप्स के अकॉर्डिंग टच कर रहा है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पर एक कंपनी है जोंग। अब जोंग का मतलब, जोंग उन्होंने आगे इसका लिखा हुआ स्लोगन, जोंग सब कह दो, यानी कि सब कुछ कह दो। ये इमोशनली है कि अगर आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसी तरह से कोई भी चीज़ है उसको लिखा होता है स्लोगन, जज्बा जगा दे, जज्बा जगा रही होती है। या फिर बाज दफ़ा किसी प्रोडक्ट के साथ लिखा होता है जो आपके रिश्तों को करे मजबूत, रिश्तों को मजबूत करे आपका। ये इमोशनली इमोशनली उन्होंने टच कर दिया है कि रिश्तों के अकॉर्डिंग, रिलेशनशिप्स के अकॉर्डिंग आपको मतलब उन्होंने एक फील आपको जगा दी है। तो वो कहता है अगर इस तरह से आप चाहते हैं उसके कंज्यूमर के बिहेवियर को कंट्रोल करना, तो आपको इस तरह से कोई ना कोई चीज़, या तो उसको खौफ आना चाहिए या गुस्सा आना चाहिए। अच्छा, खौफ और गुस्से की आप कहेंगे कि ये कैसे एडजस्ट होगा? जब आपने किसी चीज़ से रोकना है किसी को, तो वहां पर खौफ और गुस्सा दिला देना, ठीक है, या आप उसका रिएक्शन लेना चाहते हैं तो खौफ और गुस्सा दिला दे, आपको रिएक्शन मिल जाएगा। तो इसी तरह से जब आप अपनी कंज्यूमर्स को चीज़ें बेचना चाहते हैं, प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं, तो उस वक्त प्यार मोहब्बत वाली चीज़ें, साइकोलॉजिकल या हैबिट वाली चीज़ें उसके सामने लेके आए। ठीक है, तो इस तरह से, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा अक्सर वो जो जिम करने वाले होते हैं, उनकी जो प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, उनकी जो कमर्शियल्स होते हैं, उनमें लिखा होता है कि अगर ये खाएंगे तो आपकी बॉडी पहाड़ जैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, वैसी हो जाएगी। तो वो इमोशनली आपको टच कर रहे होते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ही प्रपोज्ड लेबोरेटरी स्टडीज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, उसने लेबोरेटरी स्टडी की कंज्यूमर बिहेवियर की। ही स्ट्रेस दैट एडवर्टाइजिंग मैसेजेस शुड फोकस ऑन स्टाइल, कहता है जो मैसेज है वो स्टाइल पर फोकस करना चाहिए रादर देन सब्सटेंस पर नहीं, बल्कि स्टाइल। वो कहते हैं स्टाइल पे डिपेंड करता है कि आपके जो मैसेजेस किस तरह इफेक्ट करेगा। एंड शुड कन्वे द इंप्रेशन ऑफ अ न्यू एंड इंप्रूव्ड इमेज ऑफ योर प्रोडक्ट। वो कहता है कि ये जो मैसेज है ना, वो आपका न्यू और इंप्रूव्ड इमेज अपना पेश करना चाहिए जब भी आप मैसेज दे रहे हैं ना कंज्यूमर को कोई अपनी प्रोडक्ट सेल करने के लिए। अब ये बिहेवियर को डील करने की बात कर रहा है, ठीक है। तो आपका वो जो मैसेज है वो आपका न्यू और इंप्रूव्ड इमेज सामने पेश करना चाहिए। किस लिए? द पर्पज वाज टू मेक कंज्यूमर्स डिससेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट्स दे वर यूजिंग, उनको डिससेटिस्फाई करने के लिए। किससे डिससेटिस्फाई करने के लिए? उन प्रोडक्ट्स के साथ, उन प्रोडक्ट से डिससेटिस्फाई करने के लिए जो वो पहले से यूज कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो जो कंज्यूमर है दूसरी प्रोडक्ट छोड़ के आपकी प्रोडक्ट की तरफ आए, तो वो कहता है इस तरह से आपको करना होगा। एंड टू इंस्टिल द डिजायर फॉर न्यू गुड्स, दूसरों से डिससेटिस्फाई करने के लिए और नई चीज की तरफ लेके जाने के लिए, या वो दूसरों की भी कोई हो सकती है, या फिर आपकी अपनी पहले वाली कोई प्रोडक्ट है जो आपको लगता है कि ये सस्ती है या ये सही नहीं है, उससे हटा के अगली प्रोडक्ट की तरफ अगर आप उसको लेके आना चाहते हैं तो भी वो कहता है कि इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर मैनी ईयर्स वॉटसन वाज क्रेडिटेड विद पायनियरिंग द यूज ऑफ सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अच्छा, जो सेलिब्रिटीज को यूज किया जाता है, इंडोर्समेंट को यूज किया जाता है, उसका जो कहता है कि क्रेडिट बहुत सालों तक इसको जाता रहा है कि कैसे आप टेक्निक्स एडवर्टाइजिंग के अंदर यूज कर सकते हैं टू मैनिपुलेट द मोटिव्स एंड इमोशंस ऑफ द कंज्यूमर्स। इसका क्रेडिट उसको जाता रहा है। लेटर रिसर्च हैज शोन दैट, बाद में पता चला कि ये वाली जो चीजें टेक्निक्स प्रमोट की गई हैं इसके थ्रू, जो वॉटसन ने बताई हैं, ये पहले भी यूज होती रही हैं। ठीक है, उससे पहले इसको क्रेडिट जाता रहा है। अच्छा, नेवरथलेस वॉटसन कंट्रीब्यूशन टू, वो कहते हैं इसमें कोई शक नहीं है कि कंट्रीब्यूशन टू एडवर्टाइजिंग वर हाईली इफेक्टिव एंड सून ब्रॉट हिम प्रोमिनेंस एंड वेल्दी।
अच्छा, वो कहता है कि इसका जो एडवर्टाइजिंग के अंदर रोल था ये बहुत जबरदस्त था, बहुत इफेक्टिव रोल था, हाईली इफेक्टिव था, और जिसने बहुत जल्दी इसको प्रोमिनेंट कर दिया और वेल्दी कर दिया, अमीर कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर 1920 वाटसन हैड ओनली इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एकेडमिक साइकोलॉजी, इसका इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट था एकेडमिक साइकोलॉजी के साथ 1920 तक। इंस्टेड 1920 के बाद, सॉरी, इंस्टेड ही प्रेजेंटेड हिज आइडियाज फॉर अ बिहेवियरल साइकोलॉजी टू द जनरल पब्लिक थ्रू लेक्चर्स, और वो कहता है कि अपना जो आइडिया था वो लेक्चर्स के थ्रू, रेडियो के थ्रू और आर्टिकल्स के थ्रू, अपने मैगजीन्स के थ्रू अवाम तक पहुंचाता रहा, दस इंक्रीजिंग हिज विजिबिलिटी एंड सम वुड से हिज नोटोरिटी। ठीक है, वो अपनी यानी कि उसके जो आइडियाज थे वो डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू आवाम तक पहुंचाता रहा। इन हिज मैगजीन आर्टिकल्स वाटसन आल्सो कन्वेड द मोर सीरियस मैसेज ऑफ बिहेवियरिज्म टू अ वाइड ऑडियंस। वो आर्टिकल्स के अंदर वो कहते हैं कि ज्यादा बड़ी ऑडियंस को अपना बिहेवियरिज्म का जो है आइडिया पहुंचाता था। हिज राइटिंग स्टाइल वाज क्लियर, रीडेबल एंड समवट सिंपलिस्टिक। अब वो डायरेक्टली तो उसके साथ अटैच नहीं है अपनी, उसके साथ एकेडमिक्स के साथ, साइकोलॉजी के साथ, लेकिन इनडायरेक्टली वो अपनी एफर्ट जारी रखे हुए है। ठीक है, अपना जो पैगाम, वो जो उसका मैसेज था, थॉट थी बिहेवियरिज्म की, वो पहुंचा रहा था। अच्छा, इन हिज ऑटोबायोग्राफी ही कमेंटेड दैट ऑल्दो हिज वर्क वाज नो लॉन्गर एक्सेप्टेबल टू द प्रोफेशनल साइकोलॉजी। वो कहता है, उसने बायोग्राफी में बताया कि बहुत से जर्नल ने उसके वर्क को एक्सेप्ट ही नहीं किया था। देयर वाज नो रीजन व्हाई ही शुड नॉट सेल हिज वेयर्स टू द पब्लिक। वो कहता है कोई वजह नहीं थी कि वो उसको पब्लिश ना करें, कोई ऐसी वजह नहीं थी कि वो अपना काम आवाम को ना बता सके। ये एक फिक्रा मतलब कि मुहावरा है, सेल हिज वेयर्स, अपनी चीजें सेल करना। तो वो कहता है इसकी कोई वजह नहीं थी कि वो मेरे काम को रोकें या मेरे काम को ना पब्लिश करें, इसकी वजह कोई नहीं थी, बस ऐसे जानबूझ के वो पब्लिश नहीं कर रहे थे। क्यों? दिस एटीट्यूड एलिनेटेड हिम फर्दर फ्रॉम द एकेडमिक कम्युनिटी। इस बिहेवियर ने उसको अलहदा कर दिया, वो अलहदा हो गया उस कम्युनिटी से। ठीक है, दोज हु वर नॉट पर्टिकुलरली टॉलरेंट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल मोर जनरली। वो लोग जो उसको नहीं चाहते थे कि उसकी मतलब कि एप्लीकेशन हो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स की, जनरलाइज उसको ना किया जा सके, या आप इस तरह कह सकते हैं कि वो लोग जो उसको पसंद नहीं करते थे, उसके बिहेवियरिज्म के आइडिया को पसंद नहीं करते थे, उनसे अलहदा हो गया वो। आर ऑफ द बिहेवियरिस्ट डॉक्ट्राइन इटसेल्फ, या उसके बिहेवियरिस्ट डॉक्ट्राइन को नहीं पसंद करते थे। वर इवन लेस टॉलरेंट ऑफ वाटसन कैंपेन्स टू स्प्रेड द डॉक्ट्राइन। और वो उसके जो कैंपेन्स वो चलाता था ना, इसको स्प्रेड करने के लिए, मतलब उसमें रेडियो पे जाता था, एफएम पे जाता था, इसके साथ साथ न्यूज़पेपर में, मैगजीन में वो काम जो कर रहा था, उसको भी पसंद नहीं करते थे। उन लोगों से वो सेपरेट हो गया। A rare formal contact with academic psychology came through a series of lectures Watson delivered at New York New School for Social Research। इसने कुछ लेक्चर्स दिए जिसकी वजह से वो फॉर्मली उसका कांटेक्ट हो गया, बट हिज अपॉइंटमेंट देयर डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। लेकिन वो ज्यादा देर वहां पर नहीं रह सका। ही वाज डिसमिस्ड बिकॉज ऑफ अलेज्ड सेक्सुअल मिसकंडक्ट। ये यहाँ पर एक और स्कैंडल इसका बना जिसकी वजह से उसको अलहदा कर दिया गया उससे। ठीक है, इस स्कैंडल बना और उसकी वजह से उसको मतलब कि वहां से निकाल दिया गया। तो द चार्जेस वर नेवर मेड पब्लिक। ये वाले चार्जेस कभी भी पब्लिक नहीं किए गए थे। स्कैंडल बना था लेकिन इसको पब्लिक नहीं किया गया था, उसको मतलब वहां से निकाल दिया गया था। द लेक्चर्स एट द न्यू स्कूल फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ हिज बुक। ये जो लेक्चर उसने वहां पर दिए थे, ये बुक की बेस बने जो इसने लिखी थी, बिहेवियरिज्म। ठीक है, ये बिहेवियरिज्म बुक भी लिखी थी, विच डिस्क्राइब्ड हिज प्रोग्राम फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ सोसाइटी, जिसमें इसने सोसाइटी के इम्प्रूवमेंट के लिए अपने आइडियाज दिए। द बुक वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1925। 1925 में ये बुक पब्लिश हुई। मोर पॉलिश्ड वर्जन वाज रिलीज्ड इन 1930 के अंदर इसका दूसरा पब्लिश। दोनों पब्लिश जो एडिशन से बहुत सक्सेसफुल रहे। Watson ideas reached and influenced a large number of people outside the realm of psychology, जिसने साइकोलॉजी से हट के भी बहुत से लोगों को इन्फ्लुएंस किया इसकी जो बुक थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। In 1957 when Watson was 79 the AP awarded him a citation। अब AP ने इसको अवार्ड दिया था, यानी कि इसको ऑनर किया। कैसे? वन ऑफ द वाइटल डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉर्म एंड सब्सटेंस ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, जिसने मॉडर्न साइकोलॉजी को फॉर्म किया, बुनियाद रखी। ठीक है, और स्टेबल होने में उसकी मदद की। द पॉइंट ऑफ डिपार्चर फॉर कंटिन्यूइंग लाइंस ऑफ फ्रूटफुल रिसर्च, और रिसर्च के लिए जिसने राह हमवार की, इस वजह से इसको
मतलब कि ऑनर किया गया, अवार्ड किया गया, साइटेशन दी गई, इक्तबास दिया गया। अच्छा, उसके बाद है जी, अ फ्रेंड ड्रोव वाटसन टू द न्यूयॉर्क होटल वेयर द प्रेजेंटेशन वाज टू बी हेल्ड। एक दोस्त का बताना था कि उसको जब मैंने उस होटल के सामने उतारा जहां पर इसकी प्रेजेंटेशन थी, बट एट द लास्ट मिनट वाटसन रिफ्यूज टू गो इनसाइड। उसने आखिरी लम्हों में, आखिरी वक्त में वहां प्रेजेंटेशन में जाने से इनकार कर दिया। एंड इंसिस्टेड दैट हिज एल्डर सन अटेंड हिज इन हिज स्टीड। वो कहता है कि उसने इंसिस्ट किया कि उसका जो बड़ा सन है उसको ये प्रेजेंटेशन अटेंड करनी चाहिए। वॉटसन वाज, ये क्यों, इसने ऐसा क्यों किया? वॉटसन वाज अफ्रेड दैट इन दैट मोमेंट, उसको ये डर था कि दैट मोमेंट हिज इमोशंस वुड ओवरवेम हिम। वो कहता है कि वो इमोशनली ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, यानी कि कंट्रोल नहीं कर पाएगा। दैट द अपोस्टल ऑफ बिहेवियर कंट्रोल वुड ब्रेक डाउन एंड वीप। वो कहता है कि जो कि ऑपोजिट है इसके बिहेवियर वाले नज़रिए से कि बिहेवियर को कंट्रोल किया जा सकता है, कि वो अगर कहता है कि वो इमोशनली बेचारा डिस्टर्ब था ना, तो डिस्टर्ब था। वो कहता है कि ये ना हो कि मैं वहां पर जाके रोने लग जाऊं और ब्रेक डाउन हो जाए मेरा, जो कि मेरे बिहेवियरिज्म के आइडिया के खिलाफ जाता है, इसलिए मैं वहां पर नहीं जाना चाहता। सॉरी, इसलिए वो वहां पर नहीं गया कि मैं अगर वहां पर गया तो मैं वहां पर इमोशनली टूट ना जाऊं और रोने ना शुरू कर दूं, इमोशनली बेचारा डिस्टर्ब होगा ना। तो कहता है अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये मेरे बिहेवियर वाले नजरिए की उलट जाएगा और मेरा वो सारा जो नजरिया है वो वहां पर गड़बड़ हो सकती है, तो इसलिए वो नहीं गया था। आगे बढ़ते हैं। बिफोर वॉटसन डाइड द फॉलोइंग ईयर, अगले साल उसके मरने से पहले, ही बर्न्ड ऑल ऑफ हिज लेटर्स, उसने तमाम अपने लेटर्स जला दिए, मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड नोट्स, फीडिंग देम इनटू द फायरप्लेस वन बाय वन, सबको उसने जला दिया। रिफ्यूजिंग टू लीव दैम टू हिस्ट्री, वो उसको वापस पीछे छोड़ के नहीं जाना चाहता था हिस्ट्री के तौर पर, ठीक है, हिस्ट्री में वापस छोड़ के नहीं जाना चाहता था उसको, इसलिए उसने सारी चीज़ें जला दी मरने से पहले। ही डाइड इन सितंबर 25 1958, 1958 के अंदर 25 सितंबर को उसकी डेथ होगी और वो इस दुनिया से चला गया, साइकोलॉजी के अंदर एक बहुत बड़ी एडिशन करने के बाद फाइनली। तो लास्ट में आपने देखा कि वो बेचारा इमोशनली डिस्टर्ब भी था, जिसकी वजह से वो आपने देख लिया कि वो प्रेजेंटेशन भी अटेंड नहीं कर सका और इसके साथ साथ उसने तमाम अपनी चीज़ें भी जला दी थी कि वो हिस्ट्री का हिस्सा ना बन सकें। तो ये इसका लास्ट पार्ट था जी बायोग्राफी का। आई होप कि आपको समझ आई होगी और आपने चीज़ों को रिलेट किया होगा। चीज़ों को रिलेट करें, अगर आपको अभी आपने रिलेट नहीं किया, इसको दोबारा सुने और चीज़ों को रिलेट करें अपने बिहेवियरिज्म के साथ, साइकोलॉजी के साथ और इसके साथ साथ अपनी डेली लाइफ के साथ। आपको बहुत मज़ा आएगा ये चीज़ें रिलेट करके। आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। इसके बाद इसके हम देखेंगे कि बिहेवियरिज्म बेसिकली स्टार्ट कहाँ से हुआ था, वो वाला पार्ट देखेंगे। तो वो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।